हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के लिए हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको निर्देश दे रहा है। निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक अपठित ये गद्यांश पढ़कर इसी गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देना रहता है। ठीक, तो इसमें जो है आपके गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इसमें पहले गद्यांश है तो इसको ही पढ़ लेते हैं, फिर आपको प्रश्न आगे कराते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो ऐसे कुछ महान पुरुष हैं जिन्होंने पैसा न कमा कर वे देश के लिए मर मिटे। ठीक है, तो उन्होंने देश के लिए अपना जीवन पूरा निछावर कर दिए। तो आज ऐसे लोग को हम याद करते हैं और याद करते रहेंगे। ठीक है, आगे है, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो ये आपका गद्यांश था छोटा से। तो अब इससे देखिए प्रश्न है, 3 प्रश्न इससे है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो आपको यहाँ उचित शीर्षक वाला विकल्प चुनना है। तो आप उचित शीर्षक वो होता है जो पूरे गद्यांश में जिसके बारे में कुछ खास कहा गया है। ठीक है, उसी को आप शीर्षक होगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करें, धन की लोलुपता, धन की महत्ता या धन और मनुष्यता का महत्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, धन और मनुष्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो आपने पढ़ा किस प्रकार की, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपको बताना है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी नंबर, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके रहे गद्यांश के 3 प्रश्न। अब आपको व्याकरण के प्रश्न पढ़ना है। चलिए भी चौथा प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको इसमें स्त्रीलिंग वाला शब्द चुनना है। करें किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहिंसा जो है आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको हमने बता रखा है कि आप इसमें क्या नहीं लगाएंगे, विशेषण और विशेष लगा के अच्छी लगा के आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पहचानेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह ये जो है आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो ये वाक्यों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए आप एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, निर्मम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा।
तो देखिए निर्दय किसे कहते हैं भी? जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निर्दय। ठीक है, निर्दय। और निर्भय किसे कहते हैं? जो डरे नहीं के लिए निर्भय शब्द होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो मैंने कहा कि आप अच्छा अच्छी लगाएंगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो भाई ऋतु कैसे होती है? ऋतु अच्छी होती है ना कि अच्छा होता है। तो ऋतु अच्छी होती है, तो इसका मतलब कि जहाँ पर अच्छी आए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हंस, हंस भाई अच्छा होता है ना कि अच्छी। ठीक, पंडित अच्छा होता है, आचार्य अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आपका ए नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला है, आइए देखते हैं, आपको यहाँ पे बताना है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ नहीं वाला जरूर पढ़िएगा, कभी कभी ये इतना लिख के नीचे नहीं लिख देता है तो लिख देता है, तो नहीं हम लोग ध्यान देते और हम लगा देते हैं कि पहला ही आ गया, तो आप एक नंबर पढ़े तुरंत, हाँ ये तो यही होगा, तो लगा के चले जाते हैं, पता लगे आते हैं घर पे, ये तो पूछा है नहीं, तो गलत हो जाता है। तो ये भी आपको पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए भी सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए देखिए ब्याल होता है, ये भुजंग, भुजंग मैंने आप जानते हैं ना सर्प, तो ये सर्प का होता है, सर्प होता है इसका पर्यायवाची, और पनंग होता है, गरुड़ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, तो ब्याल, सर्प, पनंग ये जो है भुजंग के पर्यायवाची है। देखिए और जो है भुजंग के पर्यायवाची हैं, जैसे आई भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी? आई भी कहते हैं, नाग तो आप जानते हैं, विषधर भी कहते हैं। ठीक है, विषधर भी कहते हैं, उरग भी कहते हैं। ठीक है, सांप, सांप भी कहते हैं, फणी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके फण होता है, फणी भी कहते हैं, फणीधर भी कहते हैं, और ये याद रखिए सरीसृप भी नहीं कहते हैं। ठीक है, सरीसृप भी कहते हैं। तो ये आप कुछ पर्यायवाची इनके ध्यान रखिएगा। तो एक दो प्रश्न पर्यायवाची से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे भी गए थे। आइए देखते हैं, अगला है, अगला करें कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? तो आपको विशेष हैं, तो आप जानते हैं विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है? विशेष या संज्ञाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए घर, घर आपका विशेष हो गया, आदमी विशेष हो गया, वस्त्र क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या भी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर, आदमी, वस्त्र जो है ये क्या है? विशेष है। ठीक, तो विशेष क्या होते हैं? जब जानते हैं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वही आपका विशेष है। तो बड़ा घर कैसा है भाई? बड़ा है, तो घर आपका विशेष हो गया, आदमी विशेष हो गया, वस्त्र विशेष हो गया। ठीक है, आपका सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन। और जो है बड़ा, छोटा, नीला ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। चलिए आइए देखते हैं, अगला है 9 नंबर पर कि वाच्य होते हैं। तो आपको बताना है वाच्य के कितने भेद होते हैं। कह रहे 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था परीक्षा में। चलिए आइए देखते हैं, अगला है, देखिए कह रहे कि निम्न में भाववाच्य बताइए। आपको इसमें कौन सा भाववाच्य वाला शब्द होगा ये आपको बताना है। कह रहे कि तुम फूल तोड़ोगे, तो ये आपका फूल आ गया। तो ये इसमें आपका जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, वहाँ पे कौन सा होता है भी? वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है। तो ये तो नहीं होगा, कर्मवाच्य हो गया। करे अब चला जाए, आगे देखते हैं। बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो खेल खेल रहे हैं ये भी नहीं है। पुस्तकें लिखी जाएंगी ये भी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी नंबर हो जाएगा। भाववाच्य बताइए किसमें है? अब चला जाए। ठीक है, अब चला जाए, तो बी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करेंगे समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं आपको यहाँ बताना है। तो आप जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं? 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक को कहते हैं, करें अभिकारी कहते हैं कि विकारी कि दोनों या कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है, अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, ठीक है। तो और जो है आपका क्या हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि हिंदी में वचन होते हैं। तो ये आसान प्रश्न है भी, हिंदी में कितने वचन होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो आप जानते हैं ऐसे विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन, तथा जिस रूप से अधिक पदार्थ या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक वाला छंद का उदाहरण आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहने की दोहा, सोराठा, चौपाई या सभी। तो यहाँ पे देखिए मात्रिक छंद सममात्रिक आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सममात्रिक छंद के अंतर्गत क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है। चौपाई आता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। रोला होता है 24 मात्राएं होती है, गीतिका 26 मात्राएं होती है, हर गीतिका 28 मात्रक। तो चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका ये किस में आएंगे, सममात्रिक छंद में आएंगे। और अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं, दोहा को उल्टा सोराठा पूछा गया था, दोहा को उल्टा सोराठा क्या होता है अभी, और बरवय और उल्लाला जिसमें बरवय में 7-12-7 होती हैं और उल्लाला में 15-13 मात्रा होती है। उसी में आपको ये याद रखना है विषम मात्रिक छंद जिसमें कुंडलियाँ आती हैं, ठीक है। कुंडलियाँ आपके में पूछा था भाई, ठीक है, और छप्पय, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, चौपाई, ठीक है। चौपाई में 4 चरण होते हैं जिसमें 16-16 मात्रा होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मात्रिक छंद हो जाएगा, ठीक है। दोहा और सोराठा ये कैसे हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। दोहा में आप जानते हैं विषम चरण में 13-13, सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और सोराठा उसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। फिर देखिए आपको नहीं वाला बतलाना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे हैं कि वाणी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। वीणा वाणी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। शारदा भी कहते हैं सरस्वती का, लेकिन देखिए कमला नहीं कहते हैं ना। कमला आप जानते हैं किसका पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी का है, ठीक है भाई। किसकी है ये, कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, देखिए कह रहे कि ईचु का तद्भव रूप है। तो आपका तद्भव तत्सम से एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ईचु का तद्भव रूप क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईख। अगला है कहने कि रेलगाड़ी शब्द है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी शब्द में शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रेलगाड़ी शब्द कैसा है, ये संकर शब्द है, ठीक है। तो दो भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। देखिए रेल जो है आपका कैसा है, रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक। और गाड़ी जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसी को हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। जैसे छायादार आ जाए, छाया आपका संस्कृत शब्द है, दार जो है फारसी शब्द है, ठीक है। और देखिए सील बंद, सील आपका अंग्रेजी शब्द है, बंद जो है फारसी शब्द है, ठीक है। तो ये संकर शब्द के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं अगला है, करें कि थोक का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको थोक शब्द का पर्यायवाची बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी, राइट आंसर आपका यहाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यायिक हो जाएगा। पर्यायिक जो है थोक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला है, करें कि विभु का पर्यायवाची है। तो आपको विभु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो विभु मतलब नित्य होता है, ठीक है। तो नित्य मतलब डेली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वव्यापक व नित्य
जो है विभु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि व्यास का विलोम शब्द है, आपको बताना है व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा। कह रहे हैं कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही ऑप्शन हो जाएगा कह रहे हैं कि समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो लघु का विलोम आप जानते हैं क्या होता है, दीर्घ होता है, तो यहाँ तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा समास। देखिए व्यास का विलोम क्या होता है भी, समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और देखिए संक्षेप का विलोम क्या होता है, विस्तृत होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लघु का आप जानते हैं दीर्घ हो जाएगा विलोम। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, मतलब गलत तरीके से कार्य को पूरा करना। अगला है, कह रहे हैं कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो अधिमानता, तो अधि में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अधि जो है आपका उपसर्ग वाला उपसर्ग हो जाएगा, और मानता जो है आपका मूल शब्द हो जाएगा। और उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, अगला करेंगे, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में उपयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये उप प्रधानाचार्य रेखांकित शब्द है, तो यहाँ आपको बताना है। ठीक है, ये है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, उप प्रधानाचार्य में। अगला कह रहे हैं कि प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। करें शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्दांश होता है। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत से आए हुए शब्द जो कहते हो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, तो ये आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। देखिए कह रहे कि अपेक्षा, उपेक्षा बिल्कुल सही है। अग्रज, अनुज ये भी आपका बिल्कुल सही है। आदान प्रदान भी सही है। देखिए उन्नति, उन्नति का विलोम अवनति आपने पढ़ा होगा ना, अवनति, क्या भाई अवनति। ठीक है, तो वो ऐसे तरह आपका पेपर भी आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है आपका असुमेलित है, तो यहीं पे आपको युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक, तो उन्नति का विलोम अवगत नहीं होता है ना, अवनति होता है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, तो हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा। ठीक है, और उसी को उल्टा कर दीजिए, अविकारी शब्द हो जाएगा वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, परंतु। ठीक है, हाय, के ऊपर, से आगे आदि कुछ शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है 3 होते हैं। कौन कौन, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, अगर शब्द में पूछेगा तो। ठीक है, और क्रिया के आधार पर देखिए, यही जो है आपको क्रिया के आधार पर भी कह सकता है। प्रयोग के आधार पर कहा, अगर क्रिया के आधार पर भी कहेगा तो आप कहेंगे विकारी तथा अविकारी 2 ही होते हैं। ठीक है, ये भी है, अगर क्रिया के आधार पर कहे या प्रयोग के आधार पर कहे तो आप 2 ही लगाएंगे। ठीक है, विकारी तथा अविकारी शब्द। और अगर विकारी के अगर पूछ ले कितने भेद होते हैं, 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और आभिकारी के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपनः जो है पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला करें कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का शुद्ध विच्छेद वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। छोटा ऊ, दा हलंत प्लस या प्लस बड़ा आ, ना हलंत और आ। देखिए ये ना हलंत का मतलब जानते ही आप, ये उसका मतलब आधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कहने की सरयूर में कि में संधि है। सर प्लस यूर में संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सी इसमें देखिए इसका संधि विच्छेद आप करेंगे, सरयू, सर यू प्लस ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी, तो इसका देखिए बड़ा ऊ का बड़ा ऊ, तो जब मिलता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसमें आप समझ गए कि कौन सा संधि है भी, इसमें आपका ऑप्शन होगा ए नंबर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सरयू प्लस ऊर में आपका ए नंबर ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कर इनमें से किस धातु से भाषा बनी है? किस धातु से भाषा बनी है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास। ठीक, तो देखिए इसमें जो है आप भास में धातु बड़ा आ प्रत्यय लगाने पर भाषा बन जाएगा। ठीक है, भाषा बन जाएगा, तो बी नंबर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला है कह रहे कि धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातु ऊष्मा में आपको प्रयुक्त संधि बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी इसका आप करेंगे धातु, धातु प्लस ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक, संधि वही होती है जिसको सार्थक शब्दों में ही तोड़ना है। अगर आप कहीं सार्थक शब्द में नहीं टूट रहा है तो मतलब गलत हो रहा है। ठीक है, तो धातु प्लस ऊष्मा जो है, धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि आपसे पूछा है, तो यहाँ भी देखिए भाई छोटा ऊ जो है आए, जो बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है, बड़ा ऊ ही में बनता है। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये आपको हमने कई बार बता रखा है भी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो आपको हमने बताया है जिसमें पहला पद क्या हो, विशेषण हो, अंतिम पद संज्ञा या विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, महादेव, महान है जो देव। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परिभाषाएं भी याद रखना है कि परिभाषाओं से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ठीक है, और उनके समास विग्रह भी आपको याद करना है, मिलाने का आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हम बताती हैं कि आप जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं भी, 6 इनके भेद हैं। कौन कौन से, देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। देखिए जिसका कोई प्रधान पद नहीं होता, आपको ये देखिए परिभाषा दोनों आ गए, तो परिभाषा भी आपको ध्यान रखेंगे, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में कोई भी प्रधान पद जो है प्रधान नहीं होता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर माने पेट, जिसका अर्थात गणेश जी का। और जैसे पंकज, पंख माने कीचड़ में पैदा हो जो, अर्थात कमल। ठीक है, घनश्याम, कृष्ण के बारे में, घन है के समान श्याम है जो, अर्थात कौन, कृष्ण भगवान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, करे उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो अभी ये रिपीट हो गया प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्दांश कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है,
कह रहे कि लिप की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है लिप की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा लिखने में। ठीक है, भाषा लिखने में ही भाषा लिखने में ही लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि खड़ी बोली निकली है, तो ये आपको बताना है खड़ी बोली किससे निकली है। तो हमने आपको बता रखा है हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है ना, 5 है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो आपको इसमें से बताना है कि खड़ी बोली, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। खड़ी बोली को आप कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे निकली हुई है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पश्चिमी हिंदी से आई हुई है। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी की 5 जो उपबोलियां हैं उससे प्रश्न आपके जरूर बोलती हैं। ठीक, उपभाषाएं हैं जो, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, ये किससे उत्पन्न हुई है, कितनी है, इस ये भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद करना है। अगला है कहना कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो ये आप जानते हैं भी कितनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल कितनी है? 52 है। कुल कितनी है भाई? 52 है। ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 11 हो जाते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हो जाते हैं? 4, जिसे आप यार अलावा कहते हैं। ऊष्म व्यंजन सा स हा 4 होते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्रा। ठीक है, अयोग वाह कितने होते हैं? 2, अनहा जिसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और अब इनके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, करें कि मध्य स्वर कहते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अग्र स्वर अग्रभाग के आधार पर, और पश्च मध्य भाग के, और पश्च भाग के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है मध्य स्वर किन्हें कहते हैं, तो आपको बता दें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मध्य स्वर कहते हैं कौन? आ आता है, छोटा आ। ठीक है, छोटा आ। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए भी, और देखिए जो अग्र भाग के अंतर्गत कौन आता है, तो ये छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम भाग में कौन आता है? बड़ा आ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ औ। ठीक है, ओ औ, ये ध्यान रखिएगा। जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न इसमें और है, कर लेते हैं। कह रहे कि निम्न में कंठ वर्ण है, तो यहाँ पे आपको कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, छोटा आ और विसर्ग जो है आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो का वर्ग भी आपको ध्यान रखना है और बड़ा आ भी याद रखना है। ठीक है, तो कंठ वर्ण में कौन कौन आएगा? का वर्ग आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, हा आएगा और विसर्ग आएगा। ठीक है, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले एक नए प्रैक्टिस के साथ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।